Hello everyone, good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हो भाई, बच्चे लोग कैसे हो? एवरीथिंग इज फाइन। गुड इवनिंग संचालय। और कैसी चल रही है टेस्ट का प्रिपरेशन? केमिस्ट्री कब है? केमिस्ट्री कब है? आपके स्कूल में केमिस्ट्री का टेस्ट कब है भाई? फोर्टीन को? ओके। तो ओके ओके। संडे टेस्ट का सिलेबस आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है ना, कल बता दूंगा। ठीक है। अनुशिका, कल मैं बता दूंगा टेस्ट का सिलेबस। ठीक है। तो 14 को है ना? ओके। तो जिस कौन कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? अल्कोहल फिनॉल ईथर है ना, हेलो अल्केन हेलोजन अल्कोहल फिनॉल ईथर, पी ब्लॉक एलिमेंट और और लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिकुल्स, यही ना? ये सारे चैप्टर तो हो, ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो क्या है ना, हो चुका है। चलो ठीक है फिर। तो उसको अच्छे से कर लो आप, है ना? अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है सारा बना लेना आप, है ना? नोटबुक पढ़ लेना, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई? अनुशिका, ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे हम लोग पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? क्या रीजन है इसका? ठीक है। रिवीजन, कौन से चैप्टर का रिवीजन आर्यन? कौन से चैप्टर का रिवीजन? देखो एक्चुअली आर्यन, बात ये है कि मैंने सर से बात किया है ना? सर से आप बात कर लेना, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो। ठीक है। तो है ना, मेरी कुछ मजबूरी होती है कि सर से मैंने बात किया था रिवीजन के बारे में, तो सर ने कहा कि रिवीजन मैं करा दूंगा, यानी सर जो है, कुलदीप सर जो है रिवीजन कराएंगे। ठीक है। और मुझे डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, इसको जो है आपको कंप्लीट कराना है। तो डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट करा देते हैं, है ना? बाकी सर ने कहा है कि रिवीजन कराएंगे, तो देख लेना, सर से बात कर लेना। ठीक है। तो हाँ, आप रिवीजन प्रैक्टिस करो, कोई अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, है ना? आप चैप्टर्स को रिवीजन प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना,
तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाँ क्या दिया था मैंने, 6 नंबर ना, 6 या 5 जो भी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। मीन्स आप देखोगे तो आपको 99% जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा उसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसका रीजन क्या है ये हमें जानना है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि अधिकांश डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ना। तो इसका रीजन क्या है भाई, हमें ये देखना है। तो रीजन, फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि इसका साइज स्मॉल होता है ना। स्मॉल साइज ऑफ एटम्स, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। एक तो ये रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है ना। हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण लिगेंड के साथ जो है बहुत ही ज्यादा जो है अट्रैक्शन होता है। मीन्स कि लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने ओर जो है अट्रैक्ट करता है फोर्सफुली। और तीसरा जो होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, आप जानते हो कि लिगेंड क्या करता है। तो लिगेंड जो है लोन पेयर देता है। हुई लिगेंड क्या करता है, आपने देखा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने पढ़ा था कि लिगेंड जो है, ठीक है, लिगेंड कैसा बिहेव करता है। तो लिगेंड जो है, लिगेंड के पास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, या तो लोन पेयर होता है या तो निगेटिव चार्ज होता है ना। और ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इसलिए हम लोग जो है लिगेंड को डोनर कहते हैं। और डोनर जो होता है वो क्या होता है, तो लुईस बेस होता है, ये लुईस बेस होता है। मीन्स लिगेंड जो है एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। और सेंट्रल मेटल एटम जिसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना। ये जो है क्या करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है ना। और इलेक्ट्रॉन पेयर को तभी एक्सेप्ट करेगा जब इसके पास ऑर्बिटल होगा, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लुईस एसिड कहते हैं, है ना। तो हमने वहां पढ़ा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और लिगेंड जो है लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। और डोनर और एक्सेप्टर के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के कारण इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, है ना। ये आपको याद होगा, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, है ना।
solubility of vacant d orbital of suitable energy है ना, which can accept electron pair, है ना। तो ऑर्बिटल d orbital of suitable energy to accept electron pair donated by ligands, है ना। तो ये हो गया। हाँ भाई, हो गए कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो तो। जय करण, थोड़ा सा जल्दी लिखो भाई। इसको लिखना नहीं है, ये तो आप जानते ही हो, ये मैंने, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा ही था, ठीक है। चलो, हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, और वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? तो जब मेटालिक कंपाउंड्स में कुछ स्मॉल नॉन मेटल्स जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, है ना, जो भी स्मॉल नॉन मेटल्स है, अगर वो ट्रैप्ड हो जाता है उसके वॉइड्स में, और ट्रैप्ड होने के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल स्पेस हम लोग किसको कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस हम लोग वॉइड को कहते हैं। वॉइड आप जानते हो, जो खाली स्पेस होता है ना। तो अब हेडिंग देना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ट्रांजिशन मेटल्स लिखना, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
स्टिशियल कंपाउंड्स विथ सम नॉन मेटल्स, है ना, विथ सम स्मॉल नॉन मेटल्स, है ना, सच एज जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, इटीसी, है ना, ये सब एलिमेंट क्या होता है, तो उसके वॉइड में, उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है ट्रैप कर जाता है ना, क्या होता है, तो दीज नॉन मेटालिक एलिमेंट्स गेट ट्रैप्ड इन दियर void और इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो void होता है, void तो आप जानते हैं, उसी को इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। जो गैप हो जाता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टाइटेनियम कार्बाइड, ये हो गया। इसमें टाइटेनियम के वॉइड में क्या होता है, कार्बन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंगनीज नाइट्राइड Mn4n, उसके बाद Fe3H, है ना, टाइटेनियम डाइहाइड्राइड, है ना, ये ठीक है, इट इज। ये सब जो है इंटरस्टिशियल, इससे ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। अच्छा, इससे होता क्या है ना, तो ये हमें देखना है। इसका क्या रिजल्ट होता है, तो लिखना एज ए रिजल्ट ऑफ फिलिंग ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस द metals becomes hard and rigid, है ना। इससे क्या होता है, तो द metals become हार्ड एंड रिजिड। मेटल क्या होता है, हार्ड हो जाता है और रिजिड हो जाता है। जैसे कास्ट आयरन में क्या होता है, तो कार्बन होता है ना। कई बार पूछ देता है कि कास्ट आयरन में जो है ना, कौन सा एलिमेंट ट्रैप्ड होता है, तो कार्बन होता है, और कार्बन आ जाने के कारण उसका वॉइड पूरा भर जाता है। उससे क्या होता है, डेंसिटी भी बढ़ जाता है ना। नॉट ओनली हार्डनेस और रिजिडिटी, सिर्फ हार्डनेस और रिजिडिटी ही नहीं बढ़ता है। इसे मान लेते हैं, ठीक है, देखो जैसे ये मेटल है और इस मेटल में ये कुछ वॉइड्स हैं, मीन्स खाली जगह है। जब इस खाली जगह में कोई एटम आके बैठ जाएगा, यानी कार्बन आ जाता है या नाइट्रोजन आ जाता है या बोरॉन आ जाता है, कोई भी एलिमेंट आ जाता है, तो हार्ड तो होगा ही, रिजिड होगा ही। उसके बाद भी और क्या होगा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है ना। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाता है ना। तो क्या आप जानते हो, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो देखो मास तो बढ़ जाएगा, है ना। पहले खाली स्पेस था, फ्री स्पेस था, ठीक है, अब सारे स्पेस जो है वो फुल हो गया,
तो मास क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। मास जब बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहा, है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही रहा, लेकिन जो है मास क्या हो गया, मास बढ़ गया, है ना। इस इंटरस्टिशियल साइज जो है, इंटरस्टिशियल जो है साइड को फिलअप होने के कारण, ठीक है, इसका मास बढ़ जाता है, उसके कारण जो है डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हो गया। ठीक है, तो इसका और भी एग्जांपल है, जैसे स्टील और कास्ट आयरन, है ना, स्टील और कास्ट आयरन, है ना। स्टील और कास्ट आयरन जो है, स्टील एंड कास्ट आयरन, है ना, ये हार्ड होता है ना। क्यों, तो स्टील एंड कास्ट आयरन और हार्ड एंड रिजिड। क्या कारण है, तो कारण वही है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ना। तो स्टील एंड कास्ट आयरन आर हार्ड एंड रिजिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो मैंने कहा कि कार्बन होता है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ड होता है, रिजिड होता है, ये तो ठीक है ना, हार्ड होगा ही, रिजिड होगा ही, लेकिन कौन सा एलिमेंट होता है ना। तो स्टील और कास्ट आयरन में जो है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो एटम होता है वो कौन सा होता है, तो कार्बन होता है ना। तो स्टील एंड कास्ट आयरन आर हार्ड एंड रिजिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ, लिख लेना, ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन होता है ना, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, जैसे, है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी, ठीक है, ईटीसी, है ना, और ऑल्सो इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, ये सारी जो है प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, एक मिनट एक मिनट, कंडक्टिव नहीं, सॉरी, ये कंडक्टिविटी हटा देना, है ना, इट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इट इज ऑल्सो इंक्रीज, कंडक्टिविटी मेंटेन रहता है ना। कंडक्टिविटी वो मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं कि जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बाद कंडक्टिव घट जाता है, कंडक्टिविटी घट जाता है, नहीं, घटता नहीं है। कंडक्टिविटी लिख लेना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रिमेन्स सेम, है ना, ये मेंटेन रहता है।
हो गया। जयकरण हुआ कि नहीं भाई? जयकरण का हो, जयकरण का हो गया तो समझो सबका हो गया, है ना? जयकरण का हो गया तो समझो सबका हो गया। चलो ओके ओके, चलो तो नेक्स्ट, आज हम लोग प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट करेंगे। मिस प्रॉपर्टी जो है आज हमारा जो है हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? 7 या 8, मैं भूल जाता हूं नंबरिंग भाई, तुम देखते रहना अपना नंबरिंग, ठीक है? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आप जानते हो, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल का हो मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसा करता हूं मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं, है ना? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको हम लोग ई नॉट से डिनोट करते हैं, है ना? तो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपको याद होगा, है ना? कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ज्यादा होता है उसकी टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने का, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। तो आप मुझे बताना कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा एलिमेंट का होता है? विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल? आर्यन, अनुष्का, रिया, बताओ किस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। ओके वेरी गुड। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा जो है, मैं लिख देता हूं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कई बार बोर्ड में, ठीक है? बोर्ड में, नीट में, जेई में तो नहीं पूछेगा, है ना? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो होता है फ्लोरीन का भाई। और लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, लोएस्ट किसका होता है? लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, बोलो भाई, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है? लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है लिथियम का। तो ये दोनों कम से कम याद रखना, ठीक है? और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना सबसे टॉप पर जो होता है, अब किस जो है किस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है आप देख लेना। अगर जो है हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर अगर क्या होगा तो टॉप पर फ्लोरीन होगा, है ना? टॉप पर फ्लोरीन होगा और नीचे लिथियम होगा, है ना? अगर लोअर जो है सॉरी, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा तो, क्योंकि कुछ बुक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, कुछ बुक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना? तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा तो फ्लोरीन सबसे टॉप पर होगा और लिथियम सबसे नीचे होगा, यानी बॉटम में होगा। अगर जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा तो लिथियम सबसे ऊपर में और जो है फ्लोरीन सबसे नीचे, ठीक है? मीन्स के फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होने का मीनिंग क्या होता है कि फ्लोरीन हैज ओनली टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करने का होगा, है ना? F माइनस बनाएगा, है ना? यही हुआ ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का टेंडेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करने का होता है, और यही चीज आपने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में कि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये लॉस नहीं करता है, ठीक है? और जस्ट इसका उल्टा होता है लिथियम। लिथियम हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लिथियम का टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है, गेन करने का बिल्कुल नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। ओके, तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का और लोएस्ट जो है वो होता है लिथियम का, ये याद रखना। चलो हम लोग अब बढ़ते हैं, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखना है।
तो देखो मेटल्स हैं, और मेटल का अधिकांश मेटल्स का है ना जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है। आप जानते हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। तो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, अधिकांश मेटल का, ऐसा नहीं कि 100% मेटल्स का, है ना, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, बट some metals है ना possesses also पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें पॉजिटिव वाले को ही याद रखना है क्योंकि अधिकांश तो नेगेटिव वाला है ना। तो किन एलिमेंट्स का, यानी किन ट्रांजिशन, सॉरी, किस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो है रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है उसको याद रखना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है क्योंकि उसकी टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ठीक। तो लिखना मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, most of the d block elements have negative reduction potential, negative reduction potential, ठीक है। है ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन सा है भाई? तो एक्सेप्शन है, आप 3D सीरीज में जाओ तो 3D सीरीज में एक ही एक्सेप्शन है, और वो कौन सा एक्सेप्शन है? तो कॉपर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है, और आपको याद होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बच्चे वो 0.34 वोल्ट होता है। आपको याद नहीं रखना है कि कितना होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो आप देखना कि स्कैंडियम से लेकर है ना जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और जिंक, ठीक है। कॉपर को हमने छोड़ दिया क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है। बाकी सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी 3D सीरीज के एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है? तो भाई नेगेटिव होता है ना। इसलिए एक क्वेश्चन जो है कि वाई कॉपर, है ना, कॉपर, मरकरी, पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, है ना, डोंट डिजॉल्व इन एसिड, क्यों एसिड में डिजॉल्व नहीं होता है? हो गया? चलो जयकरण का हो गया, क्या बात है जयकरण, है ना, बड़ी जल्दी नोट कर लिया भाई। चलो तो अब हम लोग आते हैं 4D सीरीज में। 4D सीरीज में आपको नेगेटिव वाले का तो याद नहीं रखना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले का याद रखना है कि पॉजिटिव किसका होता है। तो 4D सीरीज में एक ही एलिमेंट है ना, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, पैलेडियम, है ना। पैलेडियम का जो है रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, कितना होता है ये तो मुझे भी याद नहीं है, बट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद अब लोग आते हैं 5D सीरीज में। इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इसमें हो गया भाई प्लेटिनम, इसमें हो गया गोल्ड, इसमें हो गया मर्क्यूरी, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, जिसका ई रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। इसलिए ये मेटल्स जो है एसिड में डिजॉल्व नहीं होता है ना। और एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है ना। आपने पढ़ा था कि एसिड के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो है हाइड्रोजन कॉपर को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा भाई। हो गया?
ठीक है, तो देखो 11th में भी पढ़ा होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि जिंक जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन कॉपर नहीं देता है। ठीक है, बट सिर्फ कॉपर ही नहीं है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई जिंक का रिएक्शन जब हम लोग किसी एसिड से करते हैं, HCl से करते हैं या H2SO4 से करते हैं या कोई भी एसिड है ना, कोई प्रोटिक एसिड से करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर के साथ करें, कॉपर का HCl के साथ रिएक्शन करें या H2SO4 के साथ करें, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता, यानी रिएक्शन नहीं हो पाता है ना। तो देखो क्या होता है ना, कोई भी एसिड है वो क्या करेगा, H+ देगा। अब H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है ये जिंक क्या करेगा, तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा और ये जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, H2 गैस बना देगा, H2 गैस बना देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है जिंक से, है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है भाई, और जिंक का कितना होता है, -0.76 होता है ना, कितना वोल्ट होता है। देखो मैंने क्या कहा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका टेंडेंसी होता है रिड्यूस होने का, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होने का। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा बढ़िया, है ना, आसानी से यहाँ। और अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये रिड्यूस तो होगा ही, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, और अधिकांश मेटल जिसका कोई भी मेटल्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन से कम होता है ना, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है ना, वो मेटल क्या होगा, वो मेटल जो है ऑक्सीडाइज करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन अगर अगर मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ मेटल ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, है ना, यहाँ नो ऑक्सीडेशन, है ना, यहाँ ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो वही होता है, यहां जो है ये H+ देगा भाई, H+ देगा। लेकिन कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है, कॉपर का क्या देखा आपने, 0.34 वोल्ट हो जाता है ना। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है मिस इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा ही नहीं, है ना। हाइड्रोजन के सामने में ये नहीं झुकने वाला है भाई, हाइड्रोजन के सामने में ये झुकने वाला नहीं है, कहेगा नहीं मैं तुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, है ना। और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा बेचारा, इसके पास उतना ताकत भी नहीं है कि ये कॉपर के इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। ठीक है ना, इसके पास पोटेंशियल है ही नहीं, तो निकालेगा कहां से, है ना, पोटेंशियल तो इसके पास ज्यादा है। इसीलिए यहाँ ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ कॉपर की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, वो सारे एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ना, है ना, वो सारे एलिमेंट्स, है ना, जो है हाइड्रोजन के सामने में नहीं झुकने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, चाहे कॉपर हो, चाहे पैलेडियम हो, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे जो है गोल्ड हो, चाहे जो है आपका मर्क्यूरी हो, है ना, ये सारे एलिमेंट, तो ये एलिमेंट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट, है ना, एसिड मीन्स प्रोटिक एसिड, है ना, एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करने जा रहा है ना, क्योंकि इन सारे एलिमेंट का कॉपर, प्लेटिनम, इसको अच्छे से याद रखना आप, गोल्ड, मर्क्यूरी, है ना, इस सब का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा होता है।
चलो, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। नेटवर्क प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ओके ओके ओके, चलो, है ना। हाँ भाई बोलो, ठीक है। नो बॉडी लुकिंग क्लियर। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टीज है हमारा, तो नेक्स्ट एंड लास्ट है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, 7 नंबर या 8 नंबर, है ना, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो है
सबसे ज्यादा जो कैटलिस्ट होता है, जो केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, वो जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होता है ना? ठीक है। अच्छा, इसका क्या रीजन है? तो व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव एज कैटलिस्ट, है ना, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस? तो इसका कारण होता है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का जो कारण होता है, लिखना कि मोस्ट ऑफ द chemical reactions are taking place in presence of एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको काट देना भाई, है ना, इसको हटा देना, ठीक है। तो एक मिनट में इंक डाल लेता हूं, ठीक है। इसमें लिखना कि मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे तो अधिकांश जो है कैटलिस्ट जो है उसमें ट्रांजिशन मेटल्स होता है, ठीक है। इसका क्या रीजन है? तो रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, इट शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो पहला, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल, और तीसरा लार्ज सरफेस एरिया, है ना, लार्ज सरफेस एरिया। ये 3 रीजन के कारण, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड लार्ज सरफेस एरिया, जिसके कारण जो है ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जो है शो करता है। कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी आपको याद रखना है कि क्यों करता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट आयरन का, आयरन विथ मोलिब्डेनम। आयरन विथ मोलिब्डेनम का यूज कहां होता है? तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, याद है ना, अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं, हैवर प्रोसेस।
ठीक है, जहां आयरन जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और मोलिब्डेनम जो है ये प्रमोटर की तरह बिहेव करता है। याद है ना, दिस इज द वेरी, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा है, मोलिब्डेनम जो है ये जो है प्रमोटर की तरह बिहेव करता है। प्रमोटर मैंने बताया था आपको प्रमोटर क्या होता है ना, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को जो इनहेंस करता है उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। तो आयरन यहाँ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और मोलिब्डेनम जो है प्रमोटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद आयरन और भी जगह होता है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जैसे हेमोग्लोबिन में होता है आयरन, आप जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद और भी आयरन आयरन जो है इसका यूज जो है एरोमेटाइजेशन में भी होता है, एरोमेटाइजेशन है ना, इसमें भी होता है। आपने पढ़ा होगा कि C2H2 एसिटिलीन को जब हम लोग कॉपर या आयरन है ना, रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब पास करते हैं तो ये क्या बनाता है, तो बेंजीन बनाता है। अगर आपको याद नहीं तो याद रखना है ना। यहां भी आयरन जो है आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और भी उसके बाद आयरन का क्लोराइड FeCl3 है ना, ये फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन में यूज होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो FeCl3 फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप का होता है, अल्काइलेशन होता है और एसाइलेशन होता है, जिसमें हम लोग या तो एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, AlCl3 का यूज करते हैं, या तो FeCl3 का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां यूज होता है। और भी FeSO4 प्लस H2O2 वेरी इंपॉर्टेंट। इस दोनों के मिक्सचर हम लोग कहते हैं फेंटॉन्स रिजेंट। इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं फेंटॉन्स रिजेंट है ना। ये क्या होता है भाई, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है ना। ठीक है, चलो यहाँ काफी है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो FeSO4 प्लस H2 ये दोनों मिक्सचर को हम लोग कहते हैं फेंटॉन्स रिजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बहुत सारे रिएक्शंस में, है ना। हो गया, तो आयरन का हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं निकेल में। निकेल का एक रिएक्शन तो आपको, निकेल का एक रिएक्शन तो याद होगा आपको, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना। अल्काइन या अल्कीन से अगर हमें अल्केन बनाना होता है तो वहां जो कैटलिस्ट होता है वो निकेल होता है, यानी निकेल मेटल के सरफेस पर ये रिएक्शन होता है, ये आपको मैकेनिज्म पता होगा, हमने भी बताया है आपको। तो निकेल का यूज होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल को हम लोग वनस्पति घी में चेंज करते हैं ना। निकेल सेकेंड निकेल, ठीक है, इसका यूज होता है यूज इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। ठीक है, जैसे वेजिटेबल ऑयल
वेजिटेबल ऑयल को अगर आपको वनस्पति घी है में चेंज करना हो तो ये रिएक्शन कहाँ होता है, तो निकेल मेटल के सरफेस पर होता है। थर्ड, वेनेडियम। वेनेडियम वेनेडियम भी इसका यूज कहाँ होता है, तो वेनेडियम ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यानी कि V2O5 है ना, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप है ना, हमने पढ़ाया ही था आपको। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 का यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। ये इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कौन, V2O5, यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां बिहेव करता है। ठीक है, नोट करो। अच्छा, V2O5 का और भी एक यूज है ना, इट इज ऑल्सो यूज इन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज Mn। तो सबसे पहला MnO2। MnO2 इज यूज्ड टू catalyze decomposition of हाइड्रोजन peroxide एंड KClO3। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, तो ये हाइड्रोजन peroxide को या KClO3 को डिकम्पोज करना होता है, इसको ब्रेक करना, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। यानी कि जब H2O2 को आप डिकम्पोज करोगे तो आपको O2 मिलेगा, और क्या मिलेगा उससे मतलब नहीं, वाटर मिलता है। ठीक है, उसी तरह से KClO3 को जब डिकम्पोज करोगे तो O2 मिलेगा। तो आपको अगर O2 चाहिए है ना, तो आप हाइड्रोजन peroxide का को या पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करो, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्यों जो है MnO2 है। MnO2 जो है ये कैटलाइज करता है, यानी इससे क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है ना। मिस आपको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन चाहिए, तो आप MnO2 का यूज करो, है ना।
हो गया। फाइव प्लेटिनम, प्लेटिनम पीटी। अच्छा, प्लेटिनम का यूज होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी, इसका यूज होता है ना। पहला हाइड्रोजनेशन में भी इसका यूज होता है, हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। उसके बाद इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, है ना। तो प्लेटिनम का यूज मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में कब होता है, तो जब हम लोग सल्फर को बर्न करते हैं, है ना। जब हम लोग सल्फर को, है ना, सल्फर सल्फर को जो है बर्न करते हैं, जब बर्न कराते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो यहां हम लोग प्लेटिनम गेज का यूज करते हैं, GuAZ गेज का यूज करते हैं ना। ये प्लेटिनम का गेज होता है इस तरह से, है ना, इस तरह से। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को पास करते हैं, तो यहां से हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये प्लेटिनम का जो है गेज होता है ना, दिस इज द प्लेटिनम गेज, यहां यूज होता है। इसका यूज नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर में भी होता है, ऑस्वाल प्रोसेस में, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर हम लोग कैसे करते हैं, ऑस्वाल प्रोसेस से, ऑस्वाल यान है, ऑस्वाल प्रोसेस में, ठीक है। इसमें भी हम लोग को क्या होता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड को जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, तो ये प्लेटिनम के गेज पर ही कराते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम Ti, इसका यूज होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, मैं पहले लिख दूं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विथ TiCl4 Al C2H5 होल थ्राइस, है ना। इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, कई बार फॉर्मूला पूछ जाता है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, जिगलर जिगलर नेटा कैटलिस्ट, इसको हम लोग कहते हैं। इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीमर्स, है ना, पॉलीथीन, सॉरी, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दो तरह का पॉलीथीन होता है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, आपने पढ़ाई होगा पॉलीथीन। कितना यूजफुल है आप जानते ही हो।
उसके बाद 7 कॉपर। कॉपर इसका यूज होता है एरोमेटाइजेशन में, एरोमेटाइजेशन में, है ना। जैसा मैंने उधर कहा था आपको C2H2, जब एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर से पास करोगे आप, या रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन, है ना, दोनों में से कोई भी रेड हॉट कॉपर से पास करोगे तो ये क्या बनाता है, C6H6 बेंजीन बनाता है। एट पैलेडियम, पैलेडियम पीडी। पहली बात तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, हाइड्रोजनेशन निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम, तीनों में से कोई हम लोग एक यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। दूसरा लिंडलार कैटलिस्ट, याद है ना, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट में क्या होता है भाई, पीडी तो होता है, पीडी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसको हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। क्या काम है आप जानते ही हो, हमने पढ़ाई था। ये क्या करता है, तो अल्काइन को सिस अल्किन में कन्वर्ट करता है, सिस अल्किन में कन्वर्ट करता है, अल्किन में मींस सिस अल्किन में। उसके बाद एक और है भाई, है ना, रोजेनमैन रिएक्शन। इसमें भी ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, पीडी किसके साथ, तो बेरियम सल्फेट के साथ, है ना। और पॉइजन के रूप में कुछ क्विनोलिन होता है या सल्फर होता है, ठीक है। ये भी इसमें क्या होता है, तो RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड, है ना, इसके प्रेजेंस में क्या बनाता है, तो एल्डिहाइड बनाता है ना। दिस इज द रोजेनमैन रिएक्शन। एक और, ये अल्किन को CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्किन से अगर आपको डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाना है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो हम लोग यहां यूज करते हैं PDCl2 प्लस CuCl2, है ना। इस दोनों मेटल के, पैलेडियम और कॉपर, इस दोनों के, है ना, क्लोराइड के मिक्सचर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड, यानी अल्किन से डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाना है। तो और इस कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं वेकर, वेकर ने यूज किया था इसको, वेकर, है ना, दिस इज द वेकर प्रोसेस, है ना, WACKER, वेकर प्रोसेस, ठीक है। हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है आपका, प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो कंपाउंड्स का स्टडी करना है, एक है KMnO4 और दूसरा है K2Cr2O7, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो ये दो जो है कंपाउंड्स का हमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका स्टडी करेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। हो गया ना सबका, जय करण, जय करण हुआ कि नहीं भाई।
थैंक यू। जय करण। चलो हो गया, चलो ठीक है फिर, है ना? तो फिर मिलते हैं हम लोग। ओके बाय।